वेलकम लर्नर्स, दिस इज योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज के सेशन में हम कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट को डिस्कस करेंगे। जनरली जिन वर्ड के लास्ट में IST जुड़ा होता है उनका मीनिंग होता है द पर्सन, ठीक है, द पर्सन हो। और ये जो IST होता है ना, ये होता है हमारा नाउन सफिक्स, ठीक है। ये नाउन सफिक्स है IST, जिसका मीनिंग होता है पर्सन हो, ठीक है। और ये जो गायनेकोलॉजिस्ट वर्ड है, इसमें देखिए जो गायनेकोलॉजिस्ट है यानी गायने का मीनिंग मैंने आपको बताया था GYNE, ये रूट वर्ड है और जिसका मीनिंग होता है लेडी या विमेन, ठीक है। और लॉजी का मीन होता है साइंस। तो गायने का मीन होता है लेडी, और लेडी IST यानी पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो लेडी के फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स को ट्रीट करता है, यानी हिंदी में कहें तो इनको हम कह सकते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन का क्या काम होता है? ये कोई जब बेबी डिलीवर होता है ना, उस समय मदर जो होती है उसके साथ में मदर की और बेबी की हेल्प करने के लिए वहाँ पे मौजूद होती हैं, ठीक है, डिलीवरी टाइम पे। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो ऑब्स्टेट्रिशियन होती हैं वो होती हैं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, हिंदी में अगर कहें तो, ठीक है, प्रसूति रोग विशेषज्ञ। और इसके साथ ये भी जान लीजिए, ये जो ऑब्स्टेट्रिशियन वर्ड है ना, ये एक लैटिन रूट वर्ड है जो है हमारा ऑब्स्टेट्रिक्स, और इसका मीनिंग होता है ना मिडवाइफ। मिडवाइफ आप समझते होंगे। तो ये जो ऑब्स्टेट्रिशियन होती है ना, ये होती है प्रसूति रोग विशेषज्ञ, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पीडियाट्रिशियन। देखिए, ये जो पीडियाट्रिशियन वर्ड है ना, ये एक ग्रीक वर्ड है। इसका मीनिंग होता है पेडोस, ये पी है, ठीक है, पेडोस। और पेडोस का मीन होता है ना चाइल्ड, ठीक। और IATREIA जो पीडियाट्रिशियन में ऐड है, उसका मीनिंग होता है मेडिकल हीलिंग, ठीक है। और ये जो शियन वर्ड होता है आई के साथ में, ये इसका मीन होता है एक्सपर्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब जो पीडियाट्रिशियन होती हैं वो, उनको हिंदी में अगर हम कहें तो वो होते हैं शिशु रोग विशेषज्ञ। शिशु कहो या बाल कहो, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। बाल रोग विशेषज्ञ, ठीक। तो ये पीडियाट्रिशियन जो होते हैं ये बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डर्मेटोलॉजिस्ट। देखिए, ये जो डर्मा वर्ड है ना, डर्मा, ये ग्रीक एक वर्ड है। डर्मा यानी डर्मा हमारा रूट वर्ड है। इसका मीन होता है ना स्किन। क्या होता है? स्किन, ठीक है। तो स्किन से जो डॉक्टर जो स्किन का जो इलाज करते हैं, जो स्किन से संबंधित इलाज करते हैं, उन डॉक्टर्स को हम कह सकते हैं त्वचा रोग विशेषज्ञ यानी डर्मेटोलॉजिस्ट। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। अब देखिए, ये जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है ना, ये एक ग्रीक वर्ड है जो है हमारा ऑप्थेल्मोस, ठीक। इसका मीनिंग क्या होता है? आई, ठीक है, इसका मीनिंग होता है आई यानी आंख। तो जो आंखों से संबंधित रोगों का इलाज करता है, उन डॉक्टर को हम कह सकते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। और हिंदी में अगर बात करें तो इनको हम कह सकते हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ, ठीक है। ये होते हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ। नेक्स्ट अब आता है हमारा ऑर्थोपेडिस्ट। कौन है? ऑर्थोपेडिस्ट।
देखिए, अब ऑर्थोपेडिस्ट किसको कहते हैं? ऑर्थोपेडिस्ट जो होते हैं ना, जो ऑर्थो वर्ड होता है, पहले ये जानिए आप, जो ऑर्थो वर्ड होता है जी, जो ऑर्थोपेडिस्ट होते हैं ना, उनके लिए जो ग्रीक वर्ड का यूज किया जाता है वो है ऑर्थोस। कौन है? ऑर्थोस। और ये ग्रीक रूट वर्ड है, ठीक है। और इसका जो मीन होता है वो होता है स्ट्रेट, यानी सीधा, ठीक है, बिल्कुल। तो स्ट्रेट यानी ये बोन्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और जो ऑर्थोपेडिस्ट होते हैं उनको हम हिंदी में कह सकते हैं अस्थि या हड्डी रोग विशेषज्ञ, ठीक है, अस्थि रोग विशेषज्ञ, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कार्डियोलॉजिस्ट जी, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियो जो हमारा वर्ड है ना वो बना है कार्डिया से, KARDIA, और ये हमारा ग्रीक का रूट वर्ड है, ठीक है। और ये जो कार्डिया है इसका मीनिंग होता है हार्ट, ठीक है, यानी हृदय। तो कहने का मतलब हम कार्डियोलॉजिस्ट को कह सकते हैं हिंदी में हृदय रोग विशेषज्ञ, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद आते हैं हमारे न्यूरोलॉजिस्ट। कौन है? न्यूरोलॉजिस्ट जी। देखिए, ये जो न्यूरोलॉजिस्ट है ना, ये एक ग्रीक वर्ड है जो है न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन, ठीक है। और इसका मीनिंग होता है ना नर्व। क्या होता है? नर्व, ठीक। तो नर्व का जो मीनिंग होता है हम कह सकते हैं तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ, ठीक है। हम हिंदी में इनको कह सकते हैं तंत्रिका तंत्र रोग विशेषज्ञ या फिर मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हमारे साइकियाट्रिस्ट। कौन है? साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट, जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं ना वो हिंदी में कहलाते हैं मनोरोग चिकित्सक, मनोरोग विशेषज्ञ या चिकित्सक। और साइकिया जो वर्ड है ना वो साइको से बना है, तो इसको आप समझ रहे होंगे। तो ये जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं ना, मनुष्य की मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस से रिलेटेड जो भी रोग होते हैं उनको हील करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यही होते हैं हमारे साइकियाट्रिस्ट। आज की सेशन में हमने अपनी मेडिकल स्पेशलिस्ट को कवर किया है और ये स्पेलिंग की नज़र से बिना मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं ये सब। इनमें एक चीज़ आप और याद करके चलेंगे, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे आप यहाँ देख रहे हैं गायनेकोलॉजिस्ट में हैं, फिर पीडिया में देख रहे हैं, है ना, और यहाँ पे ऑर्थोपेडिस्ट में देख रहे हैं, तो यहाँ पे NAE करके लिखा हुआ है, ठीक है। जब हम नॉर्थ अमेरिकन वर्जन पढ़ते हैं ना स्पेलिंग का, तो वहाँ पे हमको डायरेक्ट NE मिलता है, ठीक है। और पीडिया पढ़ेंगे आप ना तो PE लिखा मिलेगा। तो वो तो नॉर्थ वर्जन जो है ना उसको हमें फॉलो नहीं करना है, क्योंकि जो हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। तो ब्रिटिश इंग्लिश में ना हम डायरेक्ट PE या NE को हम नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं NAE को, ठीक है। तो ये करेक्ट है और इसको इनकरेक्ट कर देना है, ठीक है। ये चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। और ये जो सेशन है ना, इस सेशन में मैंने आपको स्पेलिंग पे तो फोकस नहीं करवाया, लेकिन आपकी ड्यूटी है कि आप सभी वर्ड्स की स्पेलिंग को प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि स्पेलिंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने आपको ग्रीक या लैटिन या फ्रेंच जो भी रूट वर्ड्स थे मैंने उनको आपसे इंट्रोड्यूस कराया। क्योंकि इसलिए कराया क्योंकि ये जो वर्ड्स आप यहाँ पढ़ रहे हैं इसके अलावा भी अन्य वर्ड्स इनसे बनते हैं और वो एडजेक्टिव होते हैं समटाइम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक चल रहा है ग्रामर में प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस के लिए आपको अच्छा खासा समय देना पड़ेगा क्योंकि ये एक लेंथी टॉपिक होता है। ज़्यादा रूल्स जैसे होते हैं उनको एज इट इज़ लर्न करना होता है। तो प्रीपोजिशन में हम
अभी जो प्रीपोजिशन पढ़ चुकी हैं वो हमने सिर्फ पढ़ा है टाइम के रेफरेंस में प्रीपोजिशन का यूज, और आज से हम जो रेफरेंस लिए हैं ना वो है एक ही प्रीपोजिशन का वेरियस डायरेक्शन में यूज, यानी किसी एक ही प्रीपोजिशन को हम टाइम के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी उसी प्रीपोजिशन को हम प्लेस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है सबसे पहला प्रीपोजिशन अबाउट। अबाउट का मीनिंग होता है ना विषय में यानी बारे में, विषय में यानी बारे में। सेंटेंस पढ़िए, व्हाट डू यू नो अबाउट हिम, तुम उसके बारे में क्या जानते हो। तो जो हिम है, हिम के बारे में, विषय में कोई बात पूछी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे तो टाइम का डिफरेंस है नहीं, बस यहाँ पे व्यक्ति की इंफॉर्मेशन ली जा रही है, तो ये हिम के बारे में पूछने का काम किया जा रहा है इस सेंटेंस में। क्लियर। नेक्स्ट, उसी का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट, why is he so angry about। तो यहाँ पे भी अबाउट का मीनिंग है बारे में या विषय में, कि वो इतना नाराज क्यों है। ठीक है, इतना गुस्सा क्यों है, किस बारे में, किस विषय में। ठीक, तो यहाँ पे विषय का जो मीनिंग है वो आ रहा है रेफरेंस में। ठीक है, ये रेफरेंस पूछा जा रहा है कि किस लिए ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो यानी यहाँ पे विषय जो अबाउट है वहाँ पे, यहाँ पे टाइम का रेफरेंस नहीं है, यहाँ पे जनरली हम विषय में किस सेंस में अबाउट को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि चारों ओर। अब अबाउट का ही मीनिंग होता है ना चारों ओर यानी अराउंड। ठीक, अच्छा, यहाँ पे अराउंड का मीनिंग भी मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन टाइम के रेफरेंस में पढ़ाया है अराउंड का मीनिंग। तो यहाँ पे अराउंड का जो मीनिंग है ना, यहाँ पर भी अराउंड और अबाउट का एक दूसरे का अप्रॉक्सी वर्ड है, ये एक दूसरे के लिए यूज़ किया जा रहा है, लेकिन जो मीनिंग निकल रहा है ना वो है कि चारों ओर। ठीक है, यहाँ पे अबाउट का मीनिंग है चारों ओर, जैसे ही हैड ए बेल्ट अबाउट हिज वेस्ट। अब यहाँ पे अबाउट का मीनिंग ना आप लगभग या फिर के विषय में मत निकालिएगा, इसका मीनिंग यहाँ पे है कि चारों ओर। ठीक है, उसकी वेस्ट के चारों ओर बेल्ट था। ठीक है, बिल्कुल। अब एक मोस्ट यूज़ की जाने वाला जो अबाउट टू हम पढ़ते हैं, ठीक है, खुलने को है, वाला है, जाने वाला है। ठीक है, इस रेफरेंस में भी हम अबाउट का यूज़ करते हैं ना, तो अबाउट प्लस इन्फिनेटिव होता है इसमें। तो इसका मीनिंग होता है ना आसन्न। आसन्न का क्या मतलब हुआ, मतलब खुलने को है, जाने को है, करने वाला है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में वो काम करेगा, लेकिन यहाँ पे जो टेंस बनेगा करने वाला है। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो अगर कहीं पे लिखा है कि जैसे सेंटेंस है द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, तो इसका मतलब कि ट्रेन छूटने वाली है। ठीक है, ट्रेन छूटने वाली है। तो यहाँ पे जो अबाउट टू का मीनिंग होगा, अबाउट इसका मीनिंग होगा करने वाला है, जाने वाला है, खुलने वाला है, होने वाला है, करने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल। और टेंस का ध्यान रखते रहिएगा। ठीक है, इस होकर के अगर वाज होगा ना तो भी उसकी मीनिंग चेंज होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब अबाउट जो है ना उसका मीनिंग जो हम यूजुअली अभी तक पढ़ते आ रहे थे, इसका मीनिंग होता है लगभग। तो अगर कहा जा रहा है आपसे इट इज़ अबाउट 10 o'clock, तो इसका मतलब कि लगभग 10 बजे हैं। ठीक है, 10 से ज़्यादा नहीं, उसके पहले ही पहले। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दे वेर अबाउट 5 इन ऑल। ठीक है, वे लगभग 5 थे। ठीक है, वो कुल मिलाकर के लगभग 5 थे। तो यहाँ पे लगभग के सेंस में अबाउट का यूज़ किया जा रहा है। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पे अबाउट का हमने यूज़ किया विषय के सेंस में, यानी बारे में बताने के लिए, या कि चारों ओर को का पोजीशन बताने के लिए, या आसन्न यानी खुलने वाला, करने वाला के सेंस में, उसके बाद लगभग के सेंस में। अब देखिए अब क्या बच रहा है, अबाउट अगर यूज़ किया जा रहा है तो उसका मीनिंग वहाँ पे हो सकता है मैं लगा हुआ या मैं व्यस्त। जैसे व्हाट आर यू अबाउट, तो अबाउट का मीनिंग यहाँ पे है कि किस चीज़ में व्यस्त होना, ये पूछा जा रहा है। जैसे कि व्हाट आर यू अबाउट का मीनिंग यही ना कि क्या कर रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो, या किस चीज़ में तुम बिजी हो, या क्या तुम किस चीज़ में व्यस्त हो, ये कहने का सेंस आ रहा है। तो हिंदी में जो मीनिंग निकल रहा है वो है क्या कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि अगर हम एक सेकेंड के लिए सोचे कि हम अबाउट को नहीं लगाएंगे तो व्हाट आर यू, देखिए पूरी मीनिंग बदल जा रही है ना। तो इसलिए अबाउट का यूज़ कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे इसका मीनिंग निकल रहा है क्या कर रहे हो। क्लियर। नेक्स्ट, अब अबाउट का ही मीनिंग होता है ना इधर उधर। जैसे ही कैन नाउ मूव अबाउट, तो यहाँ पे अबाउट का जो मीनिंग है ना वो है इधर उधर। ही कैन नाउ मूव अबाउट,
तो इसको आप जाने रहिए कि इस तरीके से भी हम अबाउट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ज़्यादातर तो आपने देखा होगा ये वाला अबाउट, यानी कि एक ये मोस्ट ज़्यादा पूछा जाता है और दूसरा ये पूछा जाता है और ये अबाउट टू लीव पूछा जाता है और ये लगभग, ठीक है। वैसे चूंकि नियम है, रूल रेगुलेशन है, तो फॉलो हमको सब करना है, लेकिन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। हमको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस किस रेफरेंस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन के क्वेश्चन ना हर एग्जाम में आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट, अब हमने अबाउट के बारे में बहुत पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अबब के बारे में। किसके बारे में? अबब के बारे में। देखिए, अबब का जो मीनिंग होता है ना, उसको हम अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से भी जानेंगे, खैर उसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अबब का ना एक मीनिंग होता है से ज़्यादा या अधिक, जैसे इट वेज अबव 10 टन्स, यानी 10 टन से ज़्यादा है कोई चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे अबब का मीन हो जाता है अधिक, ज़्यादा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब जो दूसरा मीनिंग है अबब का, वो आता है के बाहर से, फाजिल के सेंस में, यानी कि बियॉन्ड, उससे परे, उससे ज़्यादा, उससे परे, ठीक है, के बाहर। जैसे ही लीव्स अबव हिज मीन्स, वो अपनी इनकम से बाहर। अब बाहर कैसे? यानी उससे परे, इनकम से ज़्यादा ही वो क्या करता है? जीता है, खर्च करता है, पैसे उड़ाता है, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारा ऊपर। ऊपर का मीन तो होता ही है अबब, वैसे तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस भी है, जान रहे हैं आप अबब को, है ना। तो अबब का मीन होता है ऊपर, यानी कि यू मस्ट, एग्जाम्पल दे रही हूँ, यू मस्ट हैव ए रूफ अबब योर हेड। आपके छत, आपके सर पे, सर के ऊपर एक छत अवश्य होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो अबब है ना, वो पोजीशन बताने का काम कर रहा है, ठीक है। अबब यहाँ पे पोजीशन बता रहा है, तो इस रेफरेंस में भी हम अबब का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अबब का ही यूज़ करते हैं ना जब हमको अपने से ऊपर, यानी ठीक ऊपर की बात बतानी होती है, ठीक है। जैसे ए सोल्जर शुड वैल्यू ऑनर अबव लाइफ, अपने से ऊपर। अच्छा देखो, ये जो ठीक ऊपर वाला कॉन्सेप्ट था ना, ये यहाँ पे नहीं लागू हो रहा है, यहाँ पे एक मोरालिटी के सेंस में यूज हो रहा है अबब को, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। ए सोल्जर शुड वैल्यू ऑनर अबव लाइफ, ठीक है। उसका जो वैल्यू होता है ना ऑनर का, वो उसकी लाइफ से ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी कि जीवन से ज़्यादा सम्मान का वैल्यू सोल्जर के लिए होता है, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, ही मैरिड अबब हिमसेल्फ, यानी अबब हिमसेल्फ, अपने से ऊपर। यहाँ पोजीशन की बात नहीं है, ठीक है, ये पहले क्लियर करो आप कि यहाँ पे पोजीशन की बात नहीं हो रही है, बस बता रहा है कि उसने विवाह किया अपने से ऊपर खानदान में, ठीक है, अपने से सीनियर वाले स्टेटस वाले लोगों में उसने शादी की अपनी, ठीक है। नेक्स्ट, अब अबब का मीन होता है ना के परे, बिल्कुल ये वही है जो अभी बियॉन्ड के ही सेंस में था। जैसे दिस बुक इज अबब मी, अब अबब का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है ना, टू डिफिकल्ट फॉर मी, यानी मेरी समझ से बाहर, जो हम कहते हैं कि सर से गुजर गया या कि समझ के बाहर, ठीक है, टू डिफिकल्ट फॉर मी, तो इस सेंस में भी हम अबब का यूज़ करते हैं। तो ये सभी तरीके हैं अबब को यूज़ करने के प्रीपोजिशन के रूप में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, आफ्टर। देखिए, आफ्टर तो हम लगभग टाइम के ही रेफरेंस में देखते हैं, कहीं कहीं पोजीशन के रूप में भी हम टाइम को डिस्कस करते हैं। कहाँ करते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहला तो आफ्टर का मीन होता है बाद, यानी समय के रेफरेंस में देख रहे हैं आफ्टर का यूज, यानी कि ही स्टार्टेड आफ्टर 2 o'clock, 2 बजे के बाद उसने शुरू किया। कोई काम हो सकता है उसने 2 बजे के बाद किया रहा होगा, उसी का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। एक सेंस होता है के बावजूद, यानी आफ्टर ऑल, यानी इन सब के बावजूद, आफ्टर ऑल माई केयर इट वॉज ब्रोकन, ठीक है, बावजूद के सेंस में हम आफ्टर का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइम तो नहीं बता रहा, लेकिन आफ्टर है ना, तो आफ्टर का मीन होता है बावजूद। आफ्टर का एक यूज होता है की खोज में, को पकड़ने के लिए, जैसे रैन आफ्टर कहा जाता है ना, कि जैसे द पुलिस मैन रैन आफ्टर द थीफ, चोर के पीछे पुलिसमैन भागा, ठीक है। तो रैन आफ्टर मतलब कि किसी चीज को कैच करने के लिए उसके पीछे भागना, ठीक। तो आफ्टर का यूज इस सेंस में भी होता है, बिल्कुल। अब नेक्स्ट एक सेंस देखिए, पीछे, यानी क्रम के संदर्भ में, यानी पोजीशन बताने के लिए। ही लेफ्ट फर्स्ट एंड हिज सन लेफ्ट आफ्टर हिम, ठीक है, यानी कि एक तो वो गया पहले और उसके पीछे उसका बेटा, उसके पीछे मतलब कि उसका बेटा उसके बाद आया,
आया मतलब लेफ्ट किया, निकला, ठीक है, इस सेंस में। और आफ्टर का ही यूज हम मनपसंद के भी सेंस में करते हैं, जैसे दिस कार इज आफ्टर माई हार्ट, ठीक है। बाकी रेयर केस में अगर इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पे मनपसंद के सेंस में हम आफ्टर का यूज कर सकते हैं। इसीलिए हर रूल की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होना हमको जरूरी है, ठीक है। तो वही कह रहा है दिस कार इज आफ्टर माई हार्ट, यानी मनपसंद है। इसको आप जानते रहिएगा, क्योंकि देखने से नहीं लग रहा है कि किया जा सकता है, लेकिन चूंकि रूल है तो हमें वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे लास्ट है आपका के विषय में। आफ्टर का मीन होता है यहाँ पे ही इंक्वायर्ड आफ्टर योर हेल्थ, यानी के विषय में, के बारे में उसने पूछताछ की, किसके बारे में, हेल्थ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम आफ्टर करें या अबाउट करें, जैसे अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे, तो भी ठीक है, ठीक। लेकिन ये प्रीपोजिशन है ना, तो कहीं कहीं पे एग्जैक्ट प्रीपोजिशन भी लगता है, तो हमें ये भी केयर करना पड़ेगा कि किस वर्ड के बाद में, किस एडजेक्टिव के बाद में, किस वर्ब के बाद में, किस नाउन के बाद में कौन सा प्रीपोजिशन सेट किया जाता है, ठीक है। नहीं तो जानकारी के अभाव में हम पूरा सेंटेंस रॉन्ग कर देंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे अगेंस्ट को, ठीक है। अगेंस्ट, अगेंस्ट तो मोस्टली लोग जो जानते हैं उसका मीनिंग यही जानते हैं कि विरुद्ध में, ठीक है, यानी किसी के अपोजिशन में अगेंस्ट का यूज कैसे करते हैं। सेंटेंस देखिए, पब्लिक ओपिनियन वाज अगेंस्ट द बिल, यानी जो पब्लिक का ओपिनियन है वो बिल के अपोजिट है, अगेंस्ट है, अपोजिट मतलब उसके खिलाफ है, ठीक। और अगेंस्ट का ही यूज हम करते हैं में, सटाकर के सेंस में, जैसे द लेडर वॉज प्लेस्ड अगेंस्ट द ट्री, सीढ़ी को पेड़ के पास में प्लेस किया गया था अगेंस्ट द ट्री, यानी उसके साथ ट्री से सटा करके ही लेडर को लगाया गया था, ठीक है। ही वॉज लर्निंग अगेंस्ट ए पोस्ट, बिल्कुल नहीं लग रहा है यहाँ पे कि हम अगेंस्ट का यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन है तो इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, ठीक है। तो अगेंस्ट का मीनिंग यहाँ पर है में सटाकर, ठीक। नेक्स्ट, अगेंस्ट का यूज हम कर सकते हैं ना के वास्ते के लिए, यानी जैसे इन प्रिपरेशन फॉर या इन एंटीसिपेशन ऑफ, यानी टेक प्रिकॉशंस, आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं, टेक प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर, ठीक है। और यहाँ पे टेक प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर का मीनिंग है के वास्ते, ठीक है। सेव मनी अगेंस्ट ए रेनी डे, यानी कि पैसे को बचाओ आप रेनी डे के लिए, वास्ते, वास्ते का मीनिंग यहाँ पे वही लिए ही है कि इस पर्पज से, ठीक है, पर्पज बता रहा है यहाँ पे अगेंस्ट, क्लियर। चलिए तो आज हमने ये 4 प्रीपोजिशंस को लर्न किया है। पहला है अबाउट, दूसरा अबव, तीसरा आफ्टर, चौथा अगेंस्ट। चलिए तो कल हम जब डिस्कस करेंगे ना तो इसके आगे से हम कुछ प्रीपोजिशंस को लेकर के डिस्कस करेंगे। आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि आप पढ़ाई हुई चीज़ों का रिवीजन करते रहें, ठीक है, तभी चीज़ें सार्थक हो पाएंगी। ओके, तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे यानी अपने नेक्स्ट सेशन पे, नेक्स्ट पार्ट पे, यानी लिटरेचर पर। ओके, लिटरेचर पोर्शन में हम डिस्कस कर रहे थे जॉन मिल्टन के ऊपर कहे हुए कुछ कमेंट को, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिक्स ने कहे थे, ठीक है। 10 कमेंट्स को हमने डिस्कस किया था ट्रिकी तरीके से, कुछ ट्रिक को स्ट्रेटेजी बना करके। तो आज हम रूल नहीं है, कमेंट नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो पेन ले लिया जाए। टू लिव विद मिल्टन इज नेसेसरली टू अर्न दैट द आर्ट ऑफ पोएट्री इज नॉट ट्रिवियलिटी, no more amusement but a high and grave thing, a thing of the choicest discipline of phrase, the first craftsmanship of structure, she most nobly ordered music of sound। ये कहा है आपके जॉन बेली महोदय ने। किसने? जॉन बेली। आप थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए। कल भी हमने बेली का एक कमेंट पढ़ा था जिसमें उन्होंने कहा था, एक पैशनेट करके कोई कमेंट था कि पैशनेट से हमने ये आपको कोरिलेट करवाया था। वो इतना पैशनेट थे खाने पीने के पीछे कि उनकी बेली आगे आ गई, ठीक है। तो अच्छा, बेली की स्पेलिंग वहाँ पे रॉन्ग थी, थोड़ा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कमेंट नंबर 6, पैशनेट मैन, तो हमने इसको याद किया था। तो बेली की ये वही स्पेलिंग है LEY जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये कमेंट नंबर 11 में। यहाँ पे कैसे कोरिलेट करेंगे? हम करेंगे ना अम्यूजमेंट, ट्रिवियलिटी, हाई थिंक। देखिए
चॉइसेस, डिसिप्लिन ऑफ फ्रेज, क्राफ्टमैनशिप ऑफ स्ट्रक्चर, तो आप यहां से इतना कोरिलेट कर लो, म्यूजिक ऑफ साउंड, ठीक है। नेसेसरली टू अर्न, वैसे तो सारी चीजें हैं, अगर आप कोई ट्रिक ना बनाएं, आप अपने आप से याद कर लें तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हिंदी मीनिंग आप निकालिए आराम से, उसके बाद में आप चीज़ों को लर्न कर लीजिए, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, और यही सबसे अच्छा तरीका है लर्न करने का। लेकिन हम जो ट्रिक बता रहे हैं, हम ट्रिक इसलिए बता रहे हैं कि इन केस अगर आपसे गलती हो जा रही है तो आप कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, वो चीज़ बताने के लिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपके पास में एक ट्रिक होनी चाहिए, कुछ चाहे वो वर्ड्स हो या फ्रेज हो, है ना। तो ये चीज़ें अगर आपके माइंड में रहेंगी तो आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे, कभी भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं। जैसे मैंने आपको पैशनेट वाली बात बताई थी, तो पैशनेट से हम बेली को बहुत आसान से कमेंट कर कोरिलेट कर पा रहे हैं। तो आज हम ढूंढ रहे हैं कि इसमें कौन सा ऐसा फ्रेज निकाला जाए जो राइटर को, यानी कमेंट जो क्रिटिक हैं उनको कोरिलेट कर पाए। तो हम यहाँ पे यही निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो म्यूजिक ऑफ साउंड है, अम्यूजमेंट है, ये पहला वर्ड अम्यूजमेंट रहेगा, ठीक है। ट्रिवियलिटी भी है इसमें, नेसेसरली भी है, म्यूजिक ऑफ साउंड भी है। तो ये कमेंट भी कहा है हमारे जॉन बेली महोदय ने। किसने? जॉन बेली महोदय ने। और अब जॉन बेली के 2 कमेंट हो गए हैं, ये चीज आप याद करके चलिएगा, ओके। नेक्स्ट, हिज पोएट्री एक्ट्स लाइक एन इनकैंटेशन। इनकैंटेशन तो बहुत अच्छा वर्ड मिल गया है, ठीक। चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द साइंस, सब्स्टिट्यूट one synonym of for another and the whole effect is destroyed. The spell loses its power. जो मैं काले हैं, उन्होंने कहा है इस कमेंट को, कुछ नहीं करना है, आप याद करके चलो कि his poetry acts like an incantation कहा है, किसने? मैं काले ने, ठीक। नीचे की भी एक लाइन को आप कोरिलेट कर लीजिए ना, इसलिए कोरिलेट कर लीजिए, हो सकता है कभी आधी लाइन आ गई, एक ही लाइन आ गई, तो क्या किया जाए? ऊपर वाला जो हमने लर्न किया था, ट्रिक बनाया था, वो आया नहीं, लास्ट का आ गया, क्या किया जाए? तो कोशिश करिए कि पहले पूरा लर्न करिए, और पूरा नहीं लर्न होता है तो डजंट मैटर, कोई बात ही नहीं, आधा ऊपर का लर्न कर लीजिए, यानी हर एक लाइन का कुछ मेन वर्ड उठाइए आप, ठीक है, लर्न करने के लिए। इसी तरीके से लिटरेचर याद किया जाता है, जिससे आपको ना 10-5 सेकेंड में ही रिकॉल आ जाए, यानी कॉल आ जाए का मतलब ये कि तुरंत याद आ जाए आपको कि ये कमेंट जो है इन महोदय का है। चलिए नेक्स्ट है हमारा शेक्सपियर्स पोएट्री इज कैरेक्टरलेस। अब बताइए, इल्जाम लगा दिया गया भाई शेक्सपियर की पोएट्री ही कैरेक्टरलेस है, कितनी बड़ी बात है, अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। एक तो महान जो ड्रामेटिस्ट हैं उनके बारे में बात चल रही है, वो भी कैरेक्टरलेस बताए जा रहे हैं, ठीक। तो भाई ये कमेंट याद करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन पढ़ना तो है। चलिए, शेक्सपियर्स पोएट्री इज कैरेक्टरलेस, दैट इज it does not reflect the individual Shakespeare but John Milton, दोनों जनों को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, देखिए। but John Milton himself is in every line of the Paradise Lost। अब यहाँ तो खैर लाइन खत्म हो गई, लेकिन चलना है, पढ़िए आगे। in the Paradise Lost, indeed in every one of his poems, it is Milton himself whom you see, his Satan, his Adam, his Raphael। अब देखिए, एक तो शेक्सपियर की पोएट्री को बेकार बता दिया, मतलब कैरेक्टरलेस बता दिया, अब जॉन मिल्टन के कैरेक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि पैराडाइज लॉस्ट के हैं। और वो कैरेक्टर्स में कौन है? सैटन है, एडम है, राफेल है, हो सकता है अभी आगे और हो, ठीक। चलिए जी, ऑलमोस्ट हिज ईव आर ऑल जॉन मिल्टन एंड इट इज अ सेंस ऑफ हिज intense egotism that gives me the greatest pleasure in reading Milton's work. The egotism of such a man is revelation of spirit। इसमें कई चीजें कोरिलेट करने के लिए, पहली बात तो शेक्सपियर की पोएट्री को कैरेक्टरलेस बता रहे हैं ये कॉलरिज, सैम्यूअल टेलर कॉलरिज, ठीक है, जो दोस्त थे वर्ड्सवर्थ के। तो और दूसरा जो ये पैराडाइज लॉस्ट के कैरेक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं, ये भी यहाँ से भी आप कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बात ना कोई बड़ा ही राइटर कह सकता है, ठीक है। तो कॉलरिज जो है ना, ये रोमांटिक इरा के बहुत जाने माने हमारे पोएट माने जाते हैं, कॉलरिज महोदय, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद आप ये लाइन भी आप कोरिलेट कर लीजिए, हो सकता है आ ही जाए, क्योंकि एक ही लाइन की है, और जो छोटे कमेंट्स होते हैं ना वो एग्जाम में आने की पूरी संभावना होती है, इजी भी हो जाता है एग्जामिनर के लिए ऐसे क्वेश्चंस को देना। द इगोटिज्म ऑफ सच ए मैन इज रिवेलेशन ऑफ स्पिरिट, तो ये कह रहे हैं कॉलरिज महोदय,
ठीक है, तो इसको आप यहाँ से कोरिलेट कर लेंगे। पहला तो शेक्सपियर की पोएट्री कैरेक्टर लिस्ट बता रहे हैं, फिर पैराडाइज लॉस्ट के कुछ कैरेक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। कौन? जॉन मिल्टन, मतलब जॉन मिल्टन के कैरेक्टर्स को ये डिस्कस कर रहे हैं। कौन? कॉलरिज महोदय। उसके बाद द इगोटिज्म ऑफ सच ए मैन इज रिवेलेशन ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट के बारे में बता रहे हैं। कौन? कॉलरिज। ये सब भी स्पिरिट से तो थी। नेक्स्ट, दिस स्टाइल ऑफ मिल्टन is the natural expression of a soul exquisitely nourished upon the best thoughts and finest words of all ages। देखिए, all ages की बात हो रही है और nourished की बात हो रही है। मार्क पैटिसन ने कही है ये चीज़ें, ठीक है, तो याद रखना है। मार्क पैटिसन, nourished और ऑल एजेस से आप कोरिलेट करके चलेंगे कि ये कमेंट मिल्टन के बारे में है और मार्क पैटिसन ने कहा है, ठीक है। मार्क पैटिसन के और भी वैसे कमेंट्स हैं, हमारी जब प्रकाश बुक देखेंगे ना, उसमें और भी जब क्वेश्चन आंसर करेंगे वहां पे आपको मार्क पैटिसन के, जॉन बैली के और भी कमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो मौजूद है मैं उनको पढ़ा रही हूँ आपको। इन द श्योर एंड फ्लॉलेस परफेक्शन ऑफ हिज राइम एंड रिदम एंड डिक्शन ही इज एज एडमायरेबल एज वर्जिल और डांते एंड इन दिस रिस्पेक्ट ही इज यूनिक अमंगस्ट अस। भाई देखिए, ये मैथ्यू अर्नोल्ड बोल रहे हैं मिल्टन के बारे में। मैथ्यू अर्नोल्ड भी हमारे बहुत जाने माने आदमी हैं, ठीक है, तो इनको भी हम सीरियस लेकर चलेंगे, क्योंकि देखिए जो इंपॉर्टेंट क्रिटिक्स या पोएट या ड्रामेटिस्ट या प्ले राइट जो भी होते हैं ना, उनके जो कमेंट्स होते हैं ना वो ज़रूर आते हैं एग्जाम में। तो ये हमें जो बहुत पॉपुलर हैं, जो फेमस लोग हैं ना, उनकी कही हुई लाइंस को अपने माइंड में रखना है कि पूछी जा सकती हैं। कहाँ से कोरिलेट किया जाए? फ्लॉलेस परफेक्शन से और वर्जिल और डांटे, यानी बड़े लोगों की बात तो भाई कोई बड़ा आदमी कर सकता है। और ये बड़े लोग कौन है? ये हैं डॉवर बीच के रचयिता यानी मैथ्यू अर्नोल्ड। क्लियर? नेक्स्ट, मिल्टन लेफ्ट ए हाई रोड बिहाइंड हिम along which many a tuneful pauper has since limped, but before him he found nothing but the jungle and false fire। ये रैले जी ने कहा है, इसको आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोड की बात कर रहे हैं भाई, बहुत बड़ी इन्होंने सड़क बना दी है जिसके पीछे बहुत सारे पॉपर हैं, फॉलो करते हुए आए हैं, ठीक है। तो लेफ्ट ए हाई रोड यहां से भी कमेंट कर लेना है, ये रैले ने कहा है, ठीक है। जंगल की भी बात कही इन्होंने, ओके। नेक्स्ट, इज सेट इन ब्रॉकेड स्टिफ विद गोल्ड। देखिए ये भी छोटा सा कमेंट है, रैले ने ही कहा है, छोटा सा कमेंट है, लेकिन रैले ने कहा है तो इंपॉर्टेंट बन जा रहा है, क्योंकि एक ही लाइन का है तो छोटी चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो कह रहा है सेट इन ब्रॉकेड स्टिफ विद गोल्ड, ये रैले ने कहा है मिल्टन के बारे में। और एक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट अब आ गया है ये कि मिल्टन रोट नो लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज नहीं जानते थे। कौन? जॉनसन कह रहे हैं मिल्टन के विषय में, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। The name of Milton is become the mark not of biography nor a theme but a style the most distinguished in our poetry। रैले कह रहे हैं not mark of biography, अब बढ़ा चढ़ा रहे हैं यहाँ पे इनको, nor of theme but of a style, but of से भी याद कर सकते हैं, most distinguished in our poetry, यानी ये बायोग्राफी के लिए भी, बायोग्राफी से आप कोरिलेट कर सकते हैं, बट ऑफ से कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश्ड इन अवर पोएट्री से कर सकते हैं। रैले ने कहा है मिल्टन के बारे में, ठीक है। मिल्टन्स डेविल एज ए मोरल बीइंग इज एज फार सुपीरियर टू हिज गॉड, ये कहा है हैजलिट ने, ठीक है। डेविल्स, अच्छा कुछ छूट रहा है, एक ऊपर का छूट रहा है, डजंट मैटर। तो डेविल ए मोरल बीइंग यानी जो, एक सेकेंड, मिल्टन्स डेविल एज ए मोरल बीइंग इज फार सुपीरियर, मिल्टन के डेविल तो है ही साथ में, उसके साथ में एज फार सुपीरियर भी हैं, तो ये हैजलिट ने कहा है, ठीक है। एक कमेंट छूट रहा है, उसको भी पढ़िए आप। मिल्टन वॉज डेविल्स पार्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो पूछा ही जा सकता है भाई। शैली कह रहे हैं तो, क्योंकि शैली भी बहुत इंपॉर्टेंट पोएट है, अरे नहीं माफ कीजिएगा, ये ब्लैक कह रहे हैं, ठीक है। मिल्टन वॉज डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, कैसे को रिलेट कर सकते हैं भाई? डेविल हैं, डेविल तो मोस्टली ब्लैक होते हैं, ह्यूज होते हैं, क्लमजी होते हैं, ऑकवर्ड होते हैं, तो ब्लैक भी कह सकते हैं, ब्लैक नाम ही है उनका, ठीक है। तो यहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हैं। चलिए, तो आज हमने मिल्टन को फिनिश कर लिया है, अब हमारा कुछ नया टॉपिक रहेगा कल से, सारी चीज़ों को आप रिविज़न कर लेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।